हाय एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर बच्चों हम करने वाले हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ये पूरा हफ्ता मैंने आपको आपके चैप्टर्स के एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाए हैं और हर क्लास के अंदर मैंने आपको बताया कि क्यों एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पॉइंट नंबर 1 इसलिए ताकि हमारे जो चैप्टर के मेन इवेंट्स होते हैं ना वो रिवाइज हो जाते हैं, हमें हमारी चैप्टर की सारी वोकैबुलरी याद आ जाती है, हमें हमारे चैप्टर के सारे की फ्रेजेस पता चल जाते हैं और क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है वो अलग। तो फायदे ही फायदे हैं, इसके कोई नुकसान नहीं है। आप आसानी से इस दवाई को ले सकते हैं। दवाई मतलब एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को बढ़िया प्रैक्टिस किया करो और एग्जाम में तो क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो उसके लिए तो करना ही करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर तो मैं आपको करा चुकी, शॉर्ट आंसर करा चुकी, तो अब हर तरीके के क्वेश्चन को प्रैक्टिस अगर करवा रही हूं और फिर भी तुम अगर एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो तो सोच लो गड़बड़ कहां पर हो रही है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। ही वॉज अ बैचलर, his needs were simple and he was able to get along with the help of one servant. The servant's name was Iswaran and he was quite attached to Mahendra. He followed his master uncomplainingly where he was posted. तो भाई बैचलर थे वो, महेंद्र जो था बैचलर था और उसकी जो जरूरतें भी बहुत सिंपल थी और ही वॉज एबल टू गेट अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ वन सर्वेंट। और वो सभी चीजें बहुत इजीली कर पा रहा था क्योंकि उसके पास एक सर्वेंट था और वो बहुत ही जबरदस्त था। द सर्वेंट्स नेम वाज ईश्वरन, ईश्वरन नाम था एंड ही वाज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्र। और ईश्वरन और उसके बीच में ना काफी अच्छे संबंध थे, ठीक है। ही फॉलोड हिज मास्टर अनकंप्लेनिंगली, जहां उसका मास्टर जाता मतलब जहां महेंद्र जाता ईश्वरन पीछे पीछे जाता, उसको कोई कंप्लेंट नहीं थी, ठीक है। wherever he was posted, जहां भी उसकी पोस्टेड होती है, अब चाहे अच्छी जगह पर हो चाहे बेकार जगह पर हो, चाहे कैसा भी उसको रहना पड़े, रूखी सूखी खानी पड़े, वो बढ़िया रहता है उनके साथ और उसकी खूब मदद करता था वो। What does this passage reveal about Mahendra's personality? महेंद्र की पर्सनालिटी के बारे में ये पैसेज क्या बताता है कि एडजस्ट हो जाता है बहुत इजीली, है ना। बहुत सिंपल सी जिंदगी चाहता है, कंप्लेंट नहीं करता है चीजों को लेकर, अपनी ड्यूटी निभाने में अच्छा है, ये सब चीजें लिखेंगे। महेंद्र इज शोन एज सिंपल अनमैरिड मैन हु लीड्स अ मॉडेस्ट लाइफ। अच्छा सॉरी, महेंद्र की जिंदगी के बारे में ईश्वरन सोच के बोल रही थी। महेंद्र भी एक सिंपल सा आदमी है ना, सिंपल सी जिंदगी जीना चाहता है। सो महेंद्र इज शोन एज अ सिंपल अनमैरिड मैन हु लीड्स अ मॉडेस्ट लाइफ। सिंपल सा आदमी दिखाया है, मॉडेस्ट दिखाया है कि भाई उसको कुछ ज्यादा नहीं चाहिए जिंदगी से, सिंपल एक जिंदगी जीना चाहता है, आरामदायक जिंदगी, लग्जूरियस लाइफ से उसे कोई मतलब नहीं है, अपनी नौकरी करना चाहता है, शादी अभी तक हुई नहीं है। He does not have extravagant needs and is content with minimal help. कि भाई उसकी कोई बहुत ही भयंकर जरूरतें नहीं है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू कोई ऐसी चीजें नहीं चाहिए उसको कि भाई बहुत ही आराम चाहिए, लग्जरी चाहिए, उसको मिनिमल हेल्प चाहिए, थोड़ी बहुत अपने मदद चाहिए उसको। सजेस्टिंग ही इज डिसिप्लिन्ड एंड अनडिमांडिंग, जिससे ये पता चलता है कि वो डिसिप्लिन्ड है और अनडिमांडिंग भी है, ठीक है। सो यस, What kind of relationship existed between महेंद्र एंड ईश्वरन? किस तरीके की रिलेशनशिप है महेंद्र और ईश्वरन के बीच में? अच्छा रिलेशनशिप है, कोई कंप्लेंट नहीं करता एक दूसरे से, अटैचमेंट है अच्छा। द रिलेशनशिप अपीयर्स टू बी रिस्पेक्टफुल और क्लोज, बहुत इज्जत करते हैं एक दूसरे की और क्लोज है एक दूसरे से। ईश्वरन इज डीपली लॉयल एंड फॉलोज महेंद्र वेरेवर ही इज ट्रांसफर्ड। ईश्वरन काफी ज्यादा लॉयल है महेंद्र को लेके और उसको फॉलो करता है जहां भी उसकी पोस्टिंग हो जाती है, ठीक है। शोइंग स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट एंड डेडिकेशन, जिससे हमें ये दिखाई पड़ता है कि भाई दोनों के बीच में अटैचमेंट जो है वो काफी गहरा है और उसका अपने काम को लेकर डेडिकेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा है, राइट। हाउ डज द डिस्क्रिप्शन ऑफ महेंद्र's लाइफस्टाइल कॉन्ट्रास्ट विद दैट ऑफ टिपिकल मॉडर्न प्रोफेशनल्स? अब कैसे जो महेंद्र के लाइफ स्टाइल का डिस्क्रिप्शन है वो कैसे बिल्कुल अलग दिखाया गया है टिपिकल मॉडर्न प्रोफेशनल्स के लाइफस्टाइल का। मतलब वो लोग तो बहुत अच्छी जिंदगी जीते हैं, ये तो नहीं जी रहा है। अनलाइक मेनी मॉडर्न प्रोफेशनल्स हु सीक कंफर्ट एंड लग्जरी, क्योंकि मॉडर्न लाइफ में के जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना भाई, उनको क्या चाहिए होता है, उनको कंफर्ट चाहिए, लग्जरी चाहिए। ऐसे ही हर दूसरे दिन अपने बोरिया बिस्तर उठा के वो कहीं भी पोस्टिंग नहीं लेते हैं जहां पर कुछ पता ही ना हो, दूर दूर तक कोई रिसोर्सेज ही ना हो। महेंद्र इज कंटेंट विद अ सिंपल लाइफ, महेंद्र को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेटिस्फाइड है, एक सिंपल लाइफ जीना चाहता है। एंड वन सर्वेंट, और सिर्फ उसे एक सर्वेंट चाहिए। हिज अडेप्टेबिलिटी एंड मिनिमलिज्म आर रेयर इन टुडेज फास्ट पेस्ड वर्ल्ड। उसकी ये जो अडेप्टेबिलिटी है कि वो कहीं पर भी अपने आप को कंफर्टेबल कर लेता है, एडजस्ट हो जाता है, थोड़ी ही चीजें चाहिए उसको, कोई बहुत सब कुछ नहीं चाहिए, वो बहुत कम मिलता है आज के टाइम पे। क्योंकि आजकल की ये जो तेज गति से भागने वाली दुनिया है ना, इसके अंदर ऐसी चीजें मिलना मुझे लगता है बहुत ही ज्यादा
मुश्किल होता है क्या बताओ? हाँ, यस, बिल्कुल। मिनिमलिज्म का मतलब हो गया है यहां पर लेस इज मोर, कि भाई थोड़े में ही खुश रहने वाला, कि भाई कोई बात नहीं, कम है मेरे लिए बहुत है, ठीक है, सिंपल लाइफ जीने वाला, वो मतलब है मिनिमलिज्म से। नेक्स्ट है, ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स एंड कुकिंग इंग्रेडिएंट्स seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape. He could not conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at some inhospitable place. क्या कह रहे हैं? ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी। अब यहाँ पे ईश्वरन की तारीफ करते हुए बोला जा रहा है कि भाई उसके अंदर ना बहुत दिमाग था, कैपेसिटी थी, मतलब उसके अंदर ये टैलेंट था कि वो कहीं से भी सब्जियां ले आता था, चाहे आपको दूर दूर तक कोई सब्जी की दुकान नहीं दिख रही, बट वो इतना जुगाड़ू किस्म का इंसान था, ठीक है, कुकिंग इंग्रेडिएंट्स ले आ जाता था और आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा, फिर भी वो जुगाड़ कर लेता था, ठीक है। ही कुड कॉन्जोर अप द मोस्ट डिलिशियस डिशेस मेड विद फ्रेश वेजिटेबल्स। कॉन्जोर अप का मतलब है, देखो जैसे जादूगर एकदम से कहीं से भी कबूतर निकाल देता है, तो वो कह रहा है एकदम से जादूगर की तरह वो काम करता था और बिल्कुल फ्रेश वेजिटेबल्स से 1 घंटे के अंदर किसी भी तरीके की जगह पे वो आपको बढ़िया खाना बना के खिला सकता है। तो आप सोचो कि कुछ ना कुछ तो जादू ही था उसके अंदर, ठीक है। व्हाट स्पेशल स्किल ऑफ ईश्वरन इज हाईलाइटेड इन दिस पैसेज? क्या खास स्किल्स है ईश्वरन की जो इस पैसेज के अंदर हाईलाइट की गई है? ईश्वरन्स रिमार्केबल कुकिंग एबिलिटीज एंड हिज रिसोर्सफुलनेस आर एम्फेसाइज्ड। रिसोर्सफुलनेस मतलब आसपास रिसोर्सेज ना होने के बावजूद वो फ्रेश वेजिटेबल्स जो है अरेंज कर लेता था और 1 घंटे के अंदर आपको बढ़िया खाना बना के खिला देगा, चाहे आपके आसपास दूर दूर तक कुछ भी ना हो, फिर भी पता नहीं कहां से वो ये सब कर लेता था। He could find ingredients and prepare meals even in difficult and barren surroundings. वो ढूंढ लेता था भाई, वो अपनी चीजें ढूंढ लेता था, चाहे बंजर पड़ा हो दूर दूर तक, आसपास कोई भी ना हो, आइसोलेटेड जगह है बिल्कुल, फिर भी वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेता था। How does this skill of ईश्वरन reflect on his character? अभी ये जो स्किल है ईश्वरन का, ये उसके कैरेक्टर के बारे में क्या बताता है? तो ये जो स्किल है ईश्वरन का, ये बताता है कि वो केवल टैलेंटेड नहीं था बट ऑल्सो हाईली अडेप्टेबल एंड क्रिएटिव। जिस भी जगह में जाता वहीं का हो जाता, क्रिएटिव था बहुत ज्यादा, कुछ भी जुगाड़ करके, होता है ना कि हर जगह से कि भाई इसकी भी सब्जी बन जाती है, अरे इन पत्तों की भी सब्जी बन जाती है, ऐसा कुछ करता होगा और बना देता होगा, है ना। ही रिमेन्स चेयरफुल एंड प्रोडक्टिव रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरमेंट। वो जगह को देख के ऐसे नाक नहीं मारा करता था, वो हमेशा चेयरफुल रहता था, प्रोडक्टिव रहता था कि मैं कम से कम रिसोर्सेज में कैसे ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रोवाइड कर सकता हूं, ठीक है। एनवायरमेंट चाहे कैसा भी हो, रिगार्डलेस ऑफ द एनवायरमेंट, फर्क नहीं पड़ता कैसा भी हो, बट यस, है ना, मैं अपना काम करके दिखाऊंगा, क्रिएटिविटी मैं यहां पे निकाल के दिखाऊंगा। What literary device is used in conjure up the most delicious dishes? क्या लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है conjure up the most delicious dishes में? एक तरीके से कंपेयर किया गया है उसको मैजिशियन के साथ, है ना। तो फ्रेज यूजेस मेटाफर एंड इमेजरी। मेटाफर क्या होता है? जब आप दो चीजों को कंपेयर करते हैं, दैट इज मेटाफर, ठीक है। और इमेजरी क्या होता है? इस तरीके का एक इमेज क्रिएट कर देना जिससे आपकी सेंसेस जो है, मतलब इमेजरी एज एन आपके दिमाग में उस चीज का एक इमेज बन जाए, ठीक है। यस, आप उस चीज को फील कर पाए, देख पाए, आपको समझ में आ जाए किस चीज की बात करी जा रही है। सो ईश्वरन टू अ मैजिशियन हु कैन क्रिएट वंडर्स, बहुत कुछ कर सकता है यार वो, डिलीशियस फूड आउट ऑफ थिन एयर, राइट। तो उसके अंदर ये वाली कैपेबिलिटी थी कि उसके अंदर ये वाली कैपेबिलिटी थी कि वो भाई कहीं से भी जुगाड़ कर सकता है अच्छे खाने का। कर सकता है या नहीं? कर सकता है, राइट। आउट ऑफ थिन एयर मतलब हो जाता है फ्रॉम नोवेयर, राइट। चलिए, he would miraculously appear at Mahendra's window carrying a tray with a cup of steaming hot coffee. After breakfast, he would clean the entire house and wash the clothes. He was something of a madcap. But Mahendra's needs were so modest that he put up with Ishwaran's idiosyncrasies. क्या मतलब है इसका? पहले तुम भी पढ़ो, मैं तुम्हें पूरा टाइम देती हूँ, लो तुम पढ़ो, पहले पढ़ो। Miraculously appear at Mahendra's window carrying a tray with a cup of steaming hot coffee. बताइए, कह रहे हैं कि वो पता नहीं कहां से ही एकदम से टपक पड़ता था गरम गरम कॉफी का कप लेकर
आफ्टर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट के बाद ही वो पूरा घर क्लीन करता है, सारे कपड़े वपड़े धोता है. ही वॉज समथिंग ऑफ अ मैड गैप, बट महेंद्राज नीड्स वर सो मॉडेस्ट दैट ही पुट अप विद ईश्वरन्स इडियम. भाई इसका मतलब होता है उसकी हैबिट्स, उसकी जो स्ट्रेंज जो हैबिट्स है, उसकी जो यूनिक हैबिट्स है, वो उनको झेल लेता है. ठीक है, हाँ या ना. तो अब वो भाई कैसा भी क्यों ना हो, पर वो बहुत काम का आदमी था, ये हम सब जानते हैं, है ना. भाई कितना ही क्रेजी क्यों ना हो, मैड कैप क्या होगा, क्रेजी क्यों ना हो, बट महेंद्राज नीड्स वर सो मॉडेस्ट. तो महेंद्रा की जरूरतें बहुत मॉडेस्ट थी, ठीक है, ऐसी कोई बहुत हाई फाई जरूरतें नहीं थी उसकी, तो वो इजीली कोप अप कर लेता था उन चीजों के साथ में, और वो उससे डील भी कर लेता था. उसकी जो यूनिक हैबिट्स थी उससे उसको कोई फर्क ऐसा पड़ता नहीं था. हाउ डज ईश्वरन डिस्प्ले एफिशिएंसी इन दिस पैसेज. ईश्वरन जो है एफिशिएंसी कैसे डिस्प्ले करता है इस पैसेज के अंदर. ईश्वरन टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉफी एंड हिज handling of all household chores including cleaning and laundry shows his exceptional dedication and efficiency as a servant. कह रहे हैं ईश्वरन का टाइमली डिलीवरी कॉफी का और उसका घर के कामों को, हाउसहोल्ड चॉर्स, घर के कामों को हैंडल करना, इंक्लूडिंग क्लीनिंग एंड लॉन्ड्री, क्लीनिंग और लॉन्ड्री इंक्लूड करके, शोज हिज एक्सेप्शनल डेडिकेशन, दिखाता है उसका एक्सेप्शनल डेडिकेशन अपने काम को लेकर, एंड एफिशिएंसी एज अ सर्वेंट, और सर्वेंट के तौर पर वो कितना एफिशिएंट है, कितना कुशल है, कैसे कम चीजों में भी बहुत बढ़िया काम करके वो दिखाता है ना. हाँ या ना. पता चलता है तुम हो इतने एफिशिएंट कम रिसोर्सेज में. नहीं हमारे पास तो ये नहीं है, हम कैसे करें. नहीं हमारे पास तो वो नहीं है, हम कैसे करें. राइट. यस, एफिशिएंट मतलब यार आप कम समय में जब ज्यादा काम कर लेते हो, है ना, बिना टाइम वेस्ट किए, दैट इज एफिशिएंट. बिल्कुल. आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज मेंट बाय समथिंग ऑफ अ मैड कैप. क्या मतलब है इसका, समथिंग ऑफ अ मैड कैप. इससे क्या कहना चाहते हैं. इट मीन्स दैट ईश्वरन वॉज एसेंट्रिक और क्वार्की, परहैप्स ड्यू टू हिज ड्रामेटिक पर्सनैलिटी. कि वो बहुत ही क्रेजी टाइप का था भाई, वो बहुत ही क्रेजी टाइप का था. उसको जैसे आपने जब ये पूरी स्टोरी सुनी होगी तो वो कितना ड्रामेटिक इंसान है, उसका कहानी सुनाने का तरीका भी बहुत ही अलग था, है ना. तो वो बहुत अनयूजुअल टाइप का है, क्वर्की है. क्वर्की मतलब भी कि उसकी जो हैबिट्स हैं वो अलग है बाकी के लोगों से, नॉर्मल नहीं है वो चीजें, ठीक है. परहैप्स ड्यू टू हिज ड्रामेटिक पर्सनालिटी, शायद उसकी ड्रामेटिक पर्सनालिटी की वजह से वो जो चीजें पढ़ता था वो भी बहुत, वो जो बुक्स पढ़ता था वो भी बहुत ही ड्रामा और थ्रिल और एडवेंचर से भरी हुई होती थी, एंड स्टोरी टेलिंग, बट नॉट इन अ हार्मफुल वे. पर इन सब चीजों में कोई ऐसे हार्मफुल वे में कुछ भी नहीं था, वो बस था ही ऐसा, है ना, वो था ही ऐसा. आज मेरी उल्टी आंख फड़क रही. क्या उल्टी आंख का फड़कना अच्छा होता है कि बुरा होता है. बुरा होता है तो मुझे पहले ही बता दो भगवान क्या बुरा होने वाला है मेरे साथ, और अगर अच्छा होता है तो भी मुझे बता दो कि कुछ अच्छा होने वाला है क्या मेरे साथ. समझ नहीं आ रहा है. Why did महेंद्र टॉलरेट ईश्वरन्स एसेंट्रिसिटीज. भाई उसका पागलपन जो है, उसका जो ये यूनिकनेस है, वो आखिरकार क्यों टॉलरेट करता था, क्या रीजन था उसका वो सब चीजें टॉलरेट करने का. बिकॉज Mahendra's own lifestyle was so simple and ईश्वरन was extremely helpful and reliable. अब महेंद्र का ना खुद का लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा सिंपल था, उसको ऐसे कुछ चीजों की जरूरत नहीं थी, और ईश्वरन जो था वो बहुत हेल्पफुल था उसके लिए, ठीक है. उसके सारे काम किया करता था, रिलायबल था, वो उस पर विश्वास कर सकता था, रिलाय कर सकता था. ही फाउंड नो रीजन टू कंप्लेन अबाउट हिज स्ट्रेंज हैबिट्स. और उसको उसकी स्ट्रेंज हैबिट्स को लेके कोई रीजन मिल नहीं रहा था कि वो क्यों कंप्लेन करे. ठीक है भाई मेरे काम आ रहा है, थोड़ा सा ड्रामेटिक है तो क्या हो गया, बंदा तो अच्छा है, हर जगह मेरे साथ जाता है, मेरे सारे काम करता है, मुझे टाइम से खाना देता है, मेरे लिए इतना रिसोर्सफुल है, मैं क्यों मतलब प्रॉब्लम है. अगर उसको पसंद है अब इस तरीके की कहानियां बनाना या मुझे कहानियां सुनाना, तो ये सब तो इससे तो मेरा बल्कि एंटरटेनमेंट ही हो रहा है ना, इससे तो मेरा एंटरटेनमेंट ही हो रहा है. हाँ या ना, बोलो यस और नो. यस, एंटरटेनमेंट ही हो रहा है. चलिए थोड़े से बाल बांध लिए जाए, ठीक है. आगे बढ़े, नेक्स्ट पे देखते हैं.
ईश्वरन वुड नॉट ओनली कुक बट ऑल्सो चैट विद हिज मास्टर एट नाइट। अब भाई खाना खाना नहीं बता, एंटरटेनमेंट भी करता है वो। ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छा स्टोरी टेलर है वो। एंड हिज टेल्स ऑफन कंटेन्ड सस्पेंस एंड हॉरर, और उसकी कहानियों के अंदर हमेशा सस्पेंस या हॉरर आपको देखने को मिलेगा। ही कुड वीव अ स्टोरी आउट ऑफ द मोस्ट ट्रिवियल इंसिडेंट, वो बुन सकता था कहानी एक छोटे से छोटे इंसिडेंट। मतलब अगर उसको बोलना है ना कि सड़क पर पेड़ पड़ा हुआ है, वो ऐसा बोलेगा ही नहीं, वो पता नहीं किस तरीके से उस चीज को ड्रामेटाइज करके दिखाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड नरेट इट विद ग्रेट ड्रामा, और फिर उस कहानी को वो आपको बहुत ज्यादा ड्रामा के साथ आपको आपके सामने पेश करेगा। ठीक है। What made ईश्वरन्स स्टोरी टेलिंग यूनिक, किस चीज ने ईश्वरन के स्टोरी टेलिंग को यूनिक बनाया, हटके बनाया? ईश्वरन हैड अ टैलेंट ऑफ टर्निंग इवन ऑर्डिनरी इवेंट्स इनटू थ्रिलिंग टेल्स। ईश्वरन के अंदर ये टैलेंट था कि वो ऑर्डिनरी इवेंट्स को भी थ्रिलिंग कहानियों में बदल देता था बाय एडिंग सस्पेंस ऐड करके। एग्जैजरेशन एंड एक्सप्रेसिव नरेशन, कि बढ़ा चढ़ा के किसी एक, एग्जैजरेट करना मतलब बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बताना, एंड एक्सप्रेसिव नरेशन, राइट, इन सब चीजों से वो कमाल कर देता था। उसका जो नरेशन था वो इतना एक्सप्रेसिव था कि वो बड़ी आवाज को मतलब चेंज करना, अपने हाथों के एक्सप्रेशंस को यूज करना, जेस्चर्स अलग अलग बनाना, जिससे उसको ऐसा लगता था कि ओ भाई साहब जबरदस्ती है कोई कहानी, छोटी से छोटी चीज भी बहुत बड़ी लगती थी। सो इस ड्रामेटिक फ्लेयर मेड हिज स्टोरी कैप्टिवेटिंग। तो इसका जो ये ड्रामेटिक फ्लेयर था ना, कि चीजों को थोड़ा सा ड्रामा के साथ ऐड करके बताना, वो ही कहीं ना कहीं उसकी स्टोरीज को कैप्टिवेटिंग बनाता है कि आप अगर उसकी कहानियां सुन रहे हो तो आप बहुत ध्यान से सुनते हो। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस वो कहीं से स्टोरी पढ़ के बता रहा है, भाई वो जेन्युइनली स्टोरीज आपके सामने ऐसे पेश करता था कि स्टोरी के अंदर बेशक कुछ ना हो, बट आप एक टक सुनते हो उनकी बातों को। ठीक है, आप एक टक सुनते हो उसकी बात को। यस और नो? ठीक है, ओके देन आगे बढ़ जाए, बढ़े आगे। ठीक है, चलिए। व्हाट अफेक्ट डिड ईश्वरन्स स्टोरीज हैव ऑन महेंद्र? क्या इफेक्ट है ईश्वरन की कहानियों का महेंद्र के ऊपर, क्या इफेक्ट है? दो महेंद्र समटाइम्स एंजॉयड देम, हालांकि महेंद्र को बहुत सी बार तो वो स्टोरीज में बहुत ज्यादा मजा आता था। ही ऑल्सो फेल्ट अनईजी स्पेशली विद हॉरर एलिमेंट्स, वो तो बहुत ज्यादा अनईजी भी बहुत सी बार फील किया है ना हॉरर एलिमेंट्स की वजह से। ओवर टाइम द स्टोरीज बिगेन टू इन्फ्लुएंस हिज इमोशंस एंड इमेजिनेशंस, और ओवर टाइम क्या होने लगा कि भाई उसकी जो स्टोरीज है वो उसके इमोशंस और उसके इमोशंस को और उसकी इमेजिनेशन को इन्फ्लुएंस करने लगी, मतलब प्रभावित करने लगी। हाउ डिड स्टोरी टेलिंग सर्व एज अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन द स्टोरी? कैसे स्टोरी टेलिंग एक एंटरटेनमेंट का मतलब वो बन गई है ना, फॉर्म बन गई है कहानी के अंदर। क्योंकि उसने जब वो हाथी वाली कहानी सुनाई कितनी जबरदस्ती, फिर वो उसने भूत वाली सुनाई, है ना, मजेदार थी। सो इन अ क्वाइट आइसोलेटेड लाइफ विद नो एक्सटर्नल डाइवर्जन्स, एक शांत जिंदगी में, ठीक है, जहां आप आइसोलेटेड पड़े हो एक जगह के ऊपर और वहां पर कोई एंटरटेनमेंट का आपके पास जरिया नहीं है, तो इस तरीके की कहानियां, यू नो, ईश्वरन स्टोरीज ब्रॉट एक्साइटमेंट। ईश्वरन की जो कहानियां थी वो लाइफ में एक्साइटमेंट ला रही थी, इमेजिनेशन एंड एक्टिंग एज अ मेजर सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड बॉन्डिंग। तो उनके बीच में बॉन्डिंग इन्हीं चीजों के ऊपर हो रही थी, है ना, क्या क्या इमेजिनेशन चल रही है, वो क्या सोच रहा है, उससे इन्फ्लुएंस भी होने लगा था वो। तो मतलब कहीं ना कहीं उसकी कहानियां ऐसी होती थी कि वो मतलब इंटरेस्ट लेने लगा था, और वो ही एकमात्र उसके एंटरटेनमेंट का भी सहारा बन गया था। तो वो बहुत ज्यादा रिलाय करने लगा था, राइट, वो चीजों पे बहुत ज्यादा रिलाय करने लगा था। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं, पढ़िए इसको। ईश्वरन वुड गेट सो कैरिड अवे व्हाइल डिस्क्राइबिंग an incident that he would jump about and stamp his feet in excitement. He would narrate things as if they had really happened before his eyes. क्या कहा जा रहा है इसमें? कह रहे हैं कि ईश्वरन would get so carried away. ईश्वरन जो है वो कहानियों से इतना ज्यादा मतलब carried away as in बह जाता था उसकी कहानियों में, while describing an incident, जब भी वो कोई एक इंसिडेंट बताता, that he would jump about and stamp his feet in excitement.
कि वो उठ उठ के कूद कूद के पैर पटक पटक के चीजों पे जोर देने के लिए उनको ऐसे बताया करता था. He would narrate things as if they had really happened before his eyes. और वो चीजों को ऐसे नरेट करता जैसे वो सब उसकी आंखों के सामने हुआ है. समझे? So what does this passage reveal about ईश्वरन स्टोरी टेलिंग स्टाइल? ये पैसेज ईश्वरन के स्टोरी टेलिंग के स्टाइल के बारे में क्या चीज बताता है? ईश्वरन का जो स्टोरी टेलिंग का स्टाइल था वो कैसा था, उसके बारे में ये क्या बताता है? कि वो बिल्कुल चीजों को ऐसे बताता था कि भाई उसके सामने हुआ है, रियलिटी है, ये आपको मानना चाहिए, उसने वो चीज एक्सपीरियंस किया है, फेस किया है ना? वो वाला एकदम उसके अंदर एकदम तड़का लगा देता था चीजों का. हाँ या ना? इट शोज, ये दर्शाता है दैट कि ईश्वरन वॉज हाईली एनिमेटेड एंड ड्रामेटिक. ईश्वरन बहुत एनिमेटेड और ड्रामेटिक था. मतलब चीजों को इस तरीके से बना बना के बताना, मतलब सामने वाले इंसान को यकीन दिलाना चाहता था वो. ठीक है, वो सामने वाले इंसान को यकीन दिलाना चाहता था भाई ये सच में हुआ है. सो फुल ऑफ लाइफ होती थी कहीं ना कहीं उसकी कहानियां, full of energy, full of life and dramatic. He physically acted out parts of his story, कि वो physically उन दृश्यों को act करके दिखा रहा है कि सर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, कि जोर जोर से दरवाजा पीटने लगे, तो हर एक एक्शन वो करके दिखाता है. ठीक है, which made his narration lively and convincing, जिसकी वजह से उसका नरेशन एकदम जानदार लगता है, शानदार लगता है और कन्विंसिंग लगता है कि हाँ जेन्युइनली ये चीज हुई होगी. ठीक, चलिए. Why did ईश्वरन्स tales seem believable to the listener? ईश्वरन की कहानियां सुनने वाले को बिलीवेबल क्यों लगती है, कि आप उस पर यकीन कर पाते हैं? His vivid expressions, उसके जो बहुत ही ब्राइट एक्सप्रेशंस हैं, कि बहुत रियल एक्सप्रेशंस जो हैं उसके, ठीक है, फिजिकल जेस्चर्स जो है और इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जो है, गेव ऑथेंटिसिटी टू हिज स्टोरीज. वो कहीं ना कहीं उसकी स्टोरीज को ऑथेंटिक बनाती हैं, है ना? मेकिंग द लिसनर फील दैट इवेंट्स वर रियल. और इसी वजह से जो सुनने वाले हैं उनको लगता है कि ये चीज सच में हुई होगी. भाई यही रीजन है, हुई होगी, पक्का हुई होगी अगर ये ऐसे बता रहा है तो, है ना? हम मतलब आप झूठ को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ऐसे बताओ कि वो सच लगने लग जाए भाई. वो वाली बात है. What impact did this storytelling style have on the mood of the narrative? So, क्या इंपैक्ट डाला इस स्टोरी टेलिंग के स्टाइल ने, क्या इंपैक्ट डाला मूड ऑफ द नरेटिव को? कि भाई जो नरेटिव है यहां पर उसका मूड कैसे बदल गया? ये जो कहानी सुनाने का उसका तरीका था, उसने कैसे नरेटिव का मूड बदल दिया? इट क्रिएटेड अ पेफुल थिएट्रिकल टोन इन द स्टोरी. क्योंकि जब फिर हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं ना, तो एक बहुत ही अलग टोन हो गया है इस कहानी का, है ना? उसका टोन प्लेफुल हो गया है, थिएट्रिकल हो गया है, एडिंग कलर एंड सस्पेंस. अदरवाइज तो कहानी में, ईश्वरन की कहानी के अलावा पूरी कहानी में कुछ है ही नहीं. महेंद्र की लाइफ में तो वैसे ही कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है. ईश्वरन उसका सारा काम करता है, तो इंटरेस्टिंग पार्ट सिर्फ एक ही तो है, और वो है ईश्वरन की कहानियां, है ना? द बाउंड्री बिटवीन फिक्शन एंड रियलिटी कैन ब्लर. और ये इस पे भी हिंट करता है कि कैसे, कितनी आसानी से क्या चीज रियल है, क्या चीज फेक है, और उसकी वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है फिर पता करना. राइट? सो इट ऑल्सो हिंटेड एट हाउ इजीली, कितने आसानी से जो बाउंड्री है कि रियलिटी और फेक चीज के बीच की एक जो बहुत पतली सी लाइन है वो कैसे ब्लर हो सकती है. राइट? चलिए पढ़िए इसको, हम पानी पी के आते हैं थोड़ा सा. पढ़िए, जल्दी पढ़िए. The place I come from is famous for timber. Easwaran would begin and then go on to describe a supernatural tale involving a ghost, an elephant or some haunted place. वो कहते हैं The place I come from, जहां से मैं आता हूं, is from timber. Easwaran would begin and then go on to describe a supernatural tale involving a ghost. और फिर वो बोलता जाता है और फिर वो एक भूत की कहानी तक पहुंच जाता है. ठीक है, एक एलिफेंट या कोई हॉन्टेड प्लेस, मतलब उसकी जो कहानियां हैं उनका कोई आप सोच भी नहीं सकते कि उनका जिस भी चीज से, किसी भी चीज से लेना देना कैसे है. है ना? वो शुरुआत ऐसे ही करता है, द प्लेस आई कम फ्रॉम
इज फेमस फॉर टिम्बर, कि जिस जगह से मैं आता हूं वो टिम्बर के लिए बहुत फेमस है. एंड ईश्वरन वुड बिगिन, और ईश्वरन फिर शुरू होगा कहानी सुनाना. एंड देन गो ऑन टू डिस्क्राइब अ सुपरनैचुरल टेल, और फिर एक सुपरनैचुरल कहानी बना देगा जिसके अंदर कोई भूत है, कोई हाथी है, या कोई खुफिया खौफनाक डरावनी जगह है. राइट? तो अलग ही है ये बंदा भाई. हाउ डज ईश्वरन स्टोरी टेलिंग यूजुअली बिगिन? अभी कैसे उसकी स्टोरी टेलिंग बिगिन होती है? वो बहुत इजीली शुरुआत करता है. ही स्टार्ट्स विद एन ऑर्डिनरी डिटेल, बहुत सिंपल सी डिटेल से शुरू करता है. ठीक है, जैसे वो टिम्बर वाली लाइन. एंड देन स्किलफुली लीड्स इनटू एन एग्जैजरेटेड और सुपरनैचुरल स्टोरी. और फिर धीरे 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 करके वो एक बहुत ही बढ़ाई चढ़ाई स्टोरी बना देता है जिसके अंदर भूत भी है, सुपरनैचुरल पावर भी है, हाथी भी है, कुछ भी इन्वॉल्व कर सकता है वो अपनी कहानी में. कोई हमें नहीं पता, वो ऐसे बुन देता है ना कहानियों को कि आप सोच नहीं सकते. राइट? What common themes appear in ईश्वरन्स स्टोरीज? क्या एक कॉमन चीज है जो ईश्वरन की कहानी में पाई जाती है? His stories often involve ghosts, खासतौर पर घोस्ट होंगे या एनिमल्स होंगे, सुपरनैचुरल इवेंट्स होंगे, एंड इवेंट्स ऑफ फियर एंड ड्रामा. तो बेसिकली फियर और ड्रामा, ये दो चीजों के अराउंड वो बहुत स्टोरीज घुमाता है अपनी, है ना, क्योंकि वो स्टोरीज पढ़ता ही ऐसी है. उसे पढ़ने का बहुत शौक है. वो सारा दिन भर तो वो बाहर रहता है महेंद्र, तो वो उसका सुबह सुबह काम खत्म करके सारा दिन कहानियां ही पढ़ता है. ये वाली मोटी मोटी बुकें पढ़ता है, खतरनाक, मजेदार, थ्रिलर, एडवेंचरस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ ईश्वरन मेंशनिंग हिज होम टाउन? क्या पर्पस है ईश्वरन का जब वो अपना होम टाउन मेंशन करता है कहानी में, कि मैं जहां से आता हूं वहां पर टिम्बर होता है? सो इट एड्स ऑथेंटिसिटी. इससे ना पता चलता है कि यार ये सच में कोई रियल कहानी सुना रहा है शायद. राइट? तो आपको लगता है कि ये सच है, ऑथेंटिक है ये. एंड पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड करता है कहानी के अंदर, मेकिंग देम अपीयर मोर बिलीवेबल, जिससे वो ज्यादा बिलीवेबल लगती है. भाई हाँ, उस पर विश्वास किया जा सकता है, तो लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं उन कहानियों को सुनने में. एंड ग्राउंडेड इन रियलिटी, है ना, कि भाई ये तो रियल है. कोई भी बनी हुई कहानी से ज्यादा लोग रियल कहानी सुनना ज्यादा पसंद करते हैं ना. चलिए पढ़िए इसको, फटाफट पढ़िए. ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarters. He was a master storyteller. He would always try to add suspense and surprise to whatever he was narrating. For example, once he told Mahendra about an uprooted tree on the highway as if it were an ancient demon coming to life. With dramatic gestures and voice modulations, he created scenes so vivid that Mahendra would often be left staring at him in awe. Even the most harmless events became thrilling when told by Easwaran. क्या कह रहे हैं? Easwaran seemed to more than make up for the absence of a TV. ऐसा लग रहा था भाई वो टीवी नहीं है ना उनके पास, तो ईश्वरन जो है उसकी कमी पूरी कर देगा. कोई जरूरत भी नहीं है किसी को टीवी की, टीवी से भी बेटर है वो. ठीक है. ही वॉज अ मास्टर स्टोरी टेलर, जबरदस्त स्टोरी टेलर था वो. ही वुड ऑलवेज ट्राई टू एड सस्पेंस एंड सरप्राइज, और वो हमेशा कोशिश करता था कि वो अपनी कहानी के अंदर सस्पेंस और सरप्राइज ऐड कर पाए टू वट एवर ही वॉज नरेटिंग, जो भी चीज वो सुना रहा है. जैसे कि एक बार उसने महेंद्र को बताया कि एक पेड़ उखड़ा हुआ पड़ा था हाईवे पे. ठीक है, तो उसने ऐसे बताया एज इफ इट वर एन एंशिएंट डीमन कमिंग टू लाइफ. ऐसे लग रहा था कि कोई पुराना राक्षस जो है वो जिंदा हो गया है. विद ड्रामेटिक जेस्चर्स एंड वॉइस मॉड्यूलेशंस, अलग अलग जेस्चर्स करके, आवाज में चेंजेस करके. He created scenes so vivid that Mahendra would often be left staring at him in awe. और वो इस तरीके के सीन्स क्रिएट कर देता था कि महेंद्र हमेशा उसके मुंह की तरफ देखता रहता था अचंभे में. So even the most harmless events became thrilling when told by ईश्वरन. कि सिंपल से सिंपल इवेंट भी थ्रिलिंग हो जाता है जब ईश्वरन उस कहानी को सुनाता है. राइट? What role did ईश्वरन play in Mahendra's isolated life? क्या रोल ईश्वरन प्ले करता है महेंद्र की अकेली जिंदगी में, खाली जिंदगी में? ईश्वरन एक्टेड एज अ वन मैन एंटरटेनमेंट सिस्टम. वो वन मैन एंटरटेनमेंट सिस्टम है. किसी रेडियो की जरूरत नहीं है, किसी टीवी की, कोई गानों की जरूरत नहीं है आपको, अगर ईश्वरन जैसा बंदा आपके साथ है तो. इन महेंद्राज लोनली रूटीन, हिज विविड स्टोरी टेलिंग प्रोवाइडेड ड्रामा, ह्यूमर एंड कंपेनियनशिप. उसका ये जो विविड स्टोरी टेलिंग है ना, उसका ये जो तरीका है कहानी बताने का, जो बहुत रियल लगता है, जेन्युइन लगता है ना, वो ड्रामा, ह्यूमर और कंपेनियनशिप से भर देता है महेंद्र के जीवन को. फिलिंग द वॉइड ऑफ सोशल एंड टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट, और ये जो खालीपन होता है सोशल और टेक्नोलॉजिकल एंगेजमेंट का, इसको खत्म कर देता है.
है ना, कि टीवी से आपका एंटरटेनमेंट हो जाता है, आप अकेला फील नहीं करते हो, मोबाइल से हो जाता है, गाने सुन के हो जाता है, वो सब कमी ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग खत्म कर देती है। वो चीजों को इतना ड्रामेटिक मतलब इतना ड्रामा क्रिएट करके बताता है कि आप सोच नहीं सकते। हाउ डिड ईश्वरन एड सस्पेंस टू ऑर्डिनरी इंसिडेंट्स? कैसे ईश्वरन सस्पेंस ऐड करता है, छोटे से छोटे इंसिडेंट में कैसे वो सस्पेंस ऐड कर सकता है? देखो, he used exaggeration, voice modulation and vivid gestures to transform mundane incidents. क्या यूज करेगा वो एग्जैजरेट करेगा, चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा के बताएगा, वॉइस मॉड्यूलेशन का यूज करेगा, कभी आवाज धीरे कर देगा, कभी तेज कर देगा, एंड विविड जेस्चर्स, और बहुत ही बड़े बड़े अजीब अजीब जेस्चर्स बना के जो है आपके सामने कहानी को पेश करेगा, ठीक है, टू ट्रांसफॉर्म मंडेन इंसिडेंट्स, जिससे जो बोरिंग, मंडेन एज इन बोरिंग सिंपल इंसिडेंट्स जो हैं वो भी बहुत ज्यादा सस्पेंसफुल कहानियों के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, यस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, डिस्क्राइबिंग एन अपरूटेड ट्री एज अ डीमन ब्रॉट अनएक्सपेक्टेड थ्रिल टू अ नॉर्मल इवेंट। जैसे उसने एक उखड़े हुए पेड़ को डीमन बोल दिया कि भाई ऐसा लग रहा था कोई राक्षस जो है वो पड़ा हुआ है जमीन पर और अब वो जिंदा होने वाला है, ऐसा लग रहा था। सिंपली भी बोल सकता था कि एक पेड़ उखड़ के जमीन पे पड़ा हुआ था, पर वो ऐसा नहीं बोलेगा, वो ईश्वरन है ना। व्हाट अफेक्ट डिड ईश्वरन स्टोरी टेलिंग हैव ऑन महेंद्र? अभी ईश्वरन का स्टोरी टेलिंग जो है वो महेंद्र के ऊपर क्या प्रभाव डालता है? देखो, महेंद्र वॉज ऑफन कैप्टिवेटेड एंड इवन ऑ स्ट्रक बाय ईश्वरन्स नरेशन। महेंद्र हमेशा बहुत ही कैप्टिवेटेड फील करता था, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि हक्का बक्का रह जाता था हमेशा ईश्वरन की कहानी सुनकर। ओवर टाइम द स्टोरीज बिगेन टू इन्फ्लुएंस हिज इमेजिनेशन, और धीरे धीरे करके क्या होने लगा कि उसकी कहानियां सुन सुन के उसकी इमेजिनेशन इन्फ्लुएंस होने लगी, मतलब वो जेन्युइनली उसकी कहानियों को सच मानने लगा। अब वो उसको अगर भूत की कहानी भी सुना रहा है तो भी उसको सही लग रही है, राइट। एंड इमोशंस प्लांटिंग सीड्स ऑफ डाउट एंड फियर इन हिज अदरवाइज लॉजिकल माइंड। लॉजिकल, आई डू नॉट नो व्हाट इज दी प्रॉब्लम, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, ओ को पता नहीं क्या ही बोलते हुए। एंड इमोशंस प्लांटिंग सीड्स ऑफ डाउट, जो कौन से बीज बो रहा है? डाउट के बीज बो रहा है, एंड फियर, डर के, इन हिज अदरवाइज लॉजिकल माइंड, राइट, यस और नो? ग्रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डे ईश्वरन बिगेन टू टेल अ स्टोरी दैट वाज फार मोर चिलिंग देन यूजुअल. He said that the area they were living in used to be a burial ground. He claimed to have seen skeletons lying around while the place was being cleared for construction. तुम पढ़ो भाई, सारा मैं ही पढ़ती रहूं, है ना, सारे काम तुम्हारे मैं ही कर दूं, इतनी अच्छी नहीं हूं मैं, ना ही मुझे बनना है, जल्दी से पढ़ो, जल्दी जल्दी. One day ईश्वरन began to tell a story. जल्दी पढ़ो. पढ़ा. One day ईश्वरन began to tell a story that was far more chilling than usual. अब एक दिन ईश्वरन ने कहानी सुनाई और वो बहुत ही भयंकर थी, ठीक है, उसके आम कहानियों से. He said that the area they were living in used to be a burial ground. वो बोलता है भाई हम जहाँ रह रहे हैं ना ये पहले शमशान होता था. He claimed to have seen skeletons lying around while the place was being cleared for construction. कह रहे हैं कि भाई, वो क्लेम करता है, वो दावा करता है कि स्केलेटन्स देखे गए थे यहाँ पर पड़े हुए जब ये कंस्ट्रक्शन के लिए साफ की गई जगह. He added that even now, वो कहता है अभी भी strange noises could be heard at night, कि अजीब अजीब सी कहानियां जो हैं वो सुनी जा सकती है. महेंद्र, दो a rational man felt a little uneasy. अभी वो बोलते हैं कि भाई वो तो ऐसा हो गया कि वो तो इन सब चीजों में यकीन ही नहीं करता है, तो वो अनईजी फील करने लगा है. ईश्वरन वेंट ऑन टू डिस्क्राइब अ वुमन घोस्ट विद मैटेड हेयर एंड श्रिवल्ड फेस हु अपीयर्ड एट मिडनाइट विद अ फीटस इन हर आर्म. अब वो ये सारी बातें बताने लग जाता है कि कैसी औरत आई थी, फीटस था, छोटा बच्चा उसके हाथ में है, ठीक है, अजीब सा उसका गंदा सा चेहरा है. ही वांट महेंद्र नेवर टू स्टेप आउट आफ्टर डार्क. उसने बोला भाई देखो अंधेरा होने के बाद बाहर मत निकलना अपने टेंट से. दो महेंद्र laughed it off कि पहले तब तो वो हंस दिया, क्या रे क्या यार तू पागल है, मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता. द स्टोरी अनसेटल्ड हिम मोर देन ही एडमिटेड.
पर उस कहानी ने उसको बहुत ही ज्यादा परेशान कर दिया था, है ना। उसको लगने लगा था वो सच में, अब उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो सच में कोई चीज देख रहा है या ये सिर्फ उसकी कल्पना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गया है, राइट। चलिए, व्हाट एलिमेंट्स मेड ईश्वरन्स घोस्ट स्टोरी पर्टिकुलरली डिस्टर्बिंग फॉर महेंद्र। भाई क्या एलिमेंट है जिसने ईश्वरन की ये जो भूतिया कहानियां हैं उनको डिस्टर्बिंग बना दिया है महेंद्र के लिए। तो देखिए, द सेटिंग ऑफ अ फॉर्मर बैरियल ग्राउंड, रेफरेंसेस टू स्केलेटन्स एंड द ग्रिस्टिक इमेजरी ऑफ अ घोस्ट कैरिंग अ फीटस मेड द स्टोरी एक्सट्रीमली अनसेटलिंग। भाई यहाँ पे पहले एक बैरियल ग्राउंड था, यहाँ पर स्केलेटन्स पाए गए थे और एक औरत को देखा जाता है जो अभी भी घूमती है यहाँ पर हाथ में छोटा बच्चा लिए। ऐसी बातें अगर आप कहोगे तो किसको डर नहीं लगेगा, है ना। सो द रियलिज्म विद विच ईश्वरन नरेटेड इट डीपली अफेक्टेड। तो जिस तरीके से उसने इसको नरेट किया ना, उस चीज ने महेंद्र को बहुत ज्यादा अफेक्ट किया, उस चीज से वो बहुत ज्यादा डर गया था। हाउ डिड महेंद्र इनिशियली रिएक्ट टू द स्टोरी, महेंद्र स्टार्टिंग में कैसे रिएक्ट करता है कहानी को लेकर, एंड व्हाट डिड इट एक्चुअली रिवील अबाउट हिज स्टेट ऑफ माइंड, और ये चीज उसके स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्या रिवील करती है। देखो, आउटवर्डली महेंद्र डिसमिस्ड द स्टोरी विद लाफ्टर। बाहर बाहर से तो महेंद्र ने मतलब ऐसे ही छोड़ दिया कि हट यार, ऐसे ऐसे होता है क्या, पागल है क्या तू, ऐसे थोड़ी होता है यार, ये सब नहीं मानता मैं। उसने क्लेम कर, भाई वो कहता मैं मानता ही नहीं इन सब चीजों में, हंसी हंसी में टाल दी उसने चीजें। हाउएवर हिज इंटरनल डिस्कम्फर्ट एंड द वे द स्टोरी लिंगर्ड, पर अंदर ही अंदर डिस्कम्फर्ट तो फील हो रहा था, अंदर ही अंदर डर तो लग रहा था, अंदर ही अंदर दिमाग में तो एक इमेज बन गई थी, है ना। वो मतलब उसकी वो जो कहानी थी वो दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही थी। दैट ही वॉज मोर डिस्टर्ब्ड देन ही शोड, उसने दिखाया नहीं पर अंदर ही अंदर लड़का हमारा डरा हुआ था, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। What theme does this passage develop in the story? क्या थीम जो है ये पैसेज डेवलप करती है कहानी के अंदर। सो दिस पैसेज डेवलप्स द थीम ऑफ हाउ इमेजिनेशन फ्यूल्ड बाय स्टोरी टेलिंग, कि कैसे इमेजिनेशन जो है स्टोरी टेलिंग से मतलब फ्यूल की जा रही है, कि आप वही सोच रहे हो, उसने जो कहानी में बोला फिर आप वो सोचने लग जाते हो, तो आपकी इमेजिनेशन को आप वही चीज इमेजिन करने लग जाते हो ना जो आपने कहानी के अंदर सुना। कैन अफेक्ट परसेप्शन एंड रैशनैलिटी, इट शोज द ग्रोइंग टेंशन, ये दिखाती है बढ़ती हुई टेंशन बिटवीन लॉजिक एंड सुपरस्टिशन इन महेंद्राज माइंड, कि अब महेंद्र के दिमाग में टेंशन बढ़ने लगी है, अब महेंद्र को एक्चुअल में डर लगने लगा है, क्योंकि महेंद्र भी लाइक पागल वागल हो गई है भाई दुनिया, मुझे ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि चल क्या रहा है और ये क्यों चल रहा है और मैं ये सब क्यों कर रहा हूं और कैसे हो रहा है ये सब, समझ रहे हो आप। तो महेंद्र तो बहुत ही ज्यादा डर गया है यहाँ पे। चलिए लास्ट पैसेज है, फटाफट से पढ़िए एंड देन हम अपनी आज की क्लास को खत्म करेंगे। पढ़ो फटाफट से, खुद पढ़ो पहले पैसेज, फिर मैं पढ़ूंगी। खुद से तुम्हें रीड भी तो करना जरूरी है ना, मैं ही थोड़ी ना रीड करती रहूंगी हर टाइम, जल्दी रीड करो। जल्दी जल्दी कर लिया, गुड। चलो, महेंद्र बिगैन टू फील अनईजी एट नाइट, महेंद्र को रात में अनईजी फील होने लगा। दो ही ट्राइड टू स्टे रैशनल, अभी उसने सोचा यार ऐसा कुछ नहीं होता है ना, दिस इज, ये प्रैक्टिकल नहीं है चीजें, ये सब नहीं होता है। ही फाउंड हिमसेल्फ वेकिंग अप इन द मिडल ऑफ नाइट एंड स्टेयरिंग आउट ऑफ द विंडो, और वो देखते कि वो भाई रात को उठ के खिड़की के बाहर झांक रहा है। One night he was woken up by a low moan, एक रात तो उसकी नींद खुल गई, अजीब सी आवाज आई उसको। He sat up in bed and looked out, वो बैठ गया एकदम से उठकर और भाई बाहर देखा उसने। There just outside his window he saw a figure in a white साड़ी, उसने बाहर एक औरत देखी सफेद साड़ी में, with holding something like a bundle in her arms, और उसने एक बंडल सा पकड़ा हुआ था अपने हाथ के अंदर। महेंद्र फ्रोज, महेंद्र वहीं फ्रोज हो गया, his blood turned cold, उसका खून ठंडा पड़ गया वहां पर, एंड ही फेल बैक ऑन हिज बेड ट्रेम्बलिंग, और कांपता हुआ वो वापस से अपने बेड पर लेट गया। ही कुड नॉट स्लीप फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट, पूरी रात उसे नींद नहीं आई फिर, हॉन्टेड बाय व्हाट ही हैड सीन और थॉट ही हैड सीन। क्यों डरा हुआ था वो, जो उसने देखा वो सोचकर, या वो ये सोच रहा था कि उसने देखा भी है या नहीं, मतलब ये बोल रहे हॉन्टेड बाय व्हाट ही हैड सीन, वो उस चीज से डरा हुआ था जो उसने देखा, और थॉट ही हैड सीन, या उसने सोचा कि उसने देखा, दैट मीन्स वो रियलिटी नहीं थी पर वो डरा हुआ जरूर था।
क्या हुआ क्वेश्चन, व्हाट इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट डज महेंद्र फेस इन दिस पैसेज, क्या इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट महेंद्र फेस करता है इस पैसेज के अंदर। महेंद्र स्ट्रगल्स बिटवीन हिज रैशनल माइंड एंड फियर इंड्यूस्ड बाय ईश्वरन्स स्टोरी। भाई अब दिमाग कुछ और कह रहा है, बट डर भर दिया है ईश्वरन की कहानी ने उसके अंदर, है ना, डर भर दिया ईश्वरन की कहानी ने उसके अंदर। डेस्पाइट हिज लॉजिकल नेचर, उसके लॉजिकल नेचर के बावजूद ही बिगिंस टू क्वेश्चन रियलिटी, वो रियलिटी पे सवाल उठाने लगा है यार। हॉन्टेड बाय फियर इंडिकेटिंग अ कोलैप्स ऑफ सर्टेनिटी, हॉन्टेड बाय फियर, है ना, कि उसको डर लग रहा है, अब हॉन्ट हो रहा है वो, इंडिकेटिंग अ कोलैप्स ऑफ सर्टेनिटी। सो अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मानता नहीं है चीजों को, पर देख रहा है अजीब अजीब सी चीजें, डर भी लग रहा है। अगर मानता नहीं है तो डर क्यों लग रहा है ना। तो दिमाग तो चलता है वो लॉजिकल सोचने वाला इंसान, प्रैक्टिकल सोचने वाला इंसान, पर फिर भी उसकी इमेजिनेशन प्रभावित हो रही है, अफेक्ट हो रही है ईश्वरन की स्टोरी टेलिंग से। लास्ट क्वेश्चन, हाउ डज द ऑथर बिल्ड सस्पेंस इन दिस मोमेंट, ऑथर कैसे सस्पेंस बनाता है इस मोमेंट के अंदर। वो द सस्पेंस इज बिल्ड थ्रू क्वाइट एयर डिटेल्स लाइक द लो मोन, द घोस्टली फिगर एंड महेंद्र's फिजिकल रिएक्शन। द नरेटिव क्रिएट्स डाउट, वॉज इट रियल और इमेजिन्ड। वो यहाँ पे डाउट भी क्रिएट कर दे रहा है कि भाई वो रियल था या उसने इमेजिन किया, पता नहीं, उसने ऐसा देखा या उसने ऐसा सोचा कि उसने ऐसा देखा। दिस अनसर्टेनिटी हाइटन्स द टेंशन, ये जो अनिश्चितता है ना कि ऐसा हुआ भी या नहीं भी हुआ, उसे खुद भी नहीं पता, उससे कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई हो जाती है चीजें, मतलब टेंशन जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है ना, यही होता है। बढ़िया, चलिए, सो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने प्रैक्टिस किए एक्सट्रैक्ट बेस्ड ईश्वरन द स्टोरी टेलिंग से। आशा करती हूँ आपको चैप्टर में मजा आया होगा और क्वेश्चंस आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।